सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो 11th के साथ साथ JEE और नीट में भी इसके क्वेश्चंस एक ग्राफ से संबंधित या इससे संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अवश्य ही पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से लास्ट तक देखना ताकि हमारे पास कंपटीशन की भी तैयारी हो जाए। 11वीं तो पूछा ही जाता है, साथ में कंपटीशन JEE और नीट में भी इससे संबंधित एक सवाल पूछा जाता है। तो संवेग हमारे पास मोमेंटम और गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के बीच आज हम रिलेशन देखेंगे क्या होता है, तो दोनों के बीच में फार्मूला क्या होता है वो हम रिलेशन देखेंगे। तो हमने मोमेंटम भी पढ़ा हुआ है और काइनेटिक एनर्जी पढ़ा हुआ है, संवेग भी हमने पढ़ लिया है और गति ऊर्जा भी पढ़ ली है। दोनों के फार्मूले भी हमने डिराइव किए थे। संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है कि यदि मान लो m मास की कोई बॉडी है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वो मान लो v वेग से गतिमान है, चल रही है, तो उसका जो मोमेंटम होता है उसका संवेग होता है। वो संवेग का फार्मूला हमने पढ़ा था, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणित वेग। यदि मान लो बॉडी का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तब मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा p इक्वल टू, इसको हम p से प्रदर्शित करेंगे मोमेंटम को, p इक्वल टू m, मास के लिए m लिखना और वेलोसिटी की जगह v लिखेंगे। यहाँ से हमने v का मान निकाल लिया है, तो v इक्वल टू हो जाएगा p बाई m। p मोमेंटम कहलाएगा, संवेग कहलाएगा, m द्रव्यमान कहलाएगा और v वस्तु का वेग कहलाएगा। तो संवेग का फार्मूला अपने को ध्यान रखना, संवेग मतलब मोमेंटम mv, जब भी संवेग आए तो mv लिखना। इसके साथ में हमने गति ऊर्जा पढ़ रखी है, गति ऊर्जा का फार्मूला भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने डिराइव कर रखा है, हाफ mv का स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट से ये जो v का मान निकाला है यहाँ रख देंगे v की जगह, इस v की जगह p बाई m रख देंगे, इस v की जगह p बाई m रख देंगे। इसका स्क्वायर खोल लेंगे और p स्क्वायर अपन m स्क्वायर हो जाएगा और दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे, तो एक m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक m से m कैंसिल हो जाएगा, एक m बच जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2m के हो जाएगा और p स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2m के या p इक्वल टू 2m के। क्या करना अपने को, पहला काम मोमेंटम का फार्मूला mv p इक्वल टू और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv का स्क्वायर। तो p इक्वल टू mv से v का मान निकालना है और वो वैल्यू जो है काइनेटिक एनर्जी की जो फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर, उस v की जगह, इस v की जगह जो है हमारे पास p बाई m लिख देना। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे और स्क्वायर हटा कैंसिल हो जाएगा हमसे, तो p का मान हो जाएगा √2m के, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास p मतलब मोमेंटम और k मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ k से प्रदर्शित कर रहे थे, तो p इक्वल हो जाएगा √2m के। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यदि मान लो k का मान 0 है, k का मान 0 का मतलब उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मतलब गति नहीं कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि जब बॉडी गति करती है तो उसके पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो k का मान यदि 0 है, तो यदि यहाँ k का मान 0 पुट करेंगे तो p का मान भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यदि किसी वस्तु के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो उसका मोमेंटम भी नहीं होगा, उसका मोमेंटम 0 होगा। या उल्टा भी हो सकता है, किसी के पास मोमेंटम नहीं है, यदि p का मान यदि 0 है तो k का मान भी क्या आएगा, 0 होगा। तो दोनों कथन अपने को याद रखना। मान लो कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, यदि किसी पिंड की या बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 0 है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। फिर किसी बॉडी का मोमेंटम 0 है, संवेग 0 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो भी 0 होगी। अब इसमें दो स्पेशल केस जो पूछे जाते हैं उसमें यह है कि दो वस्तुओं का संवेग यदि समान हो, मान लो दो बॉडी है हमारे पास और दोनों के मोमेंटम सेम हो, तब उस स्थिति में हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी और उसके मास में क्या रिलेशन होगा ये हम देखेंगे। मान लो हमारे पास दो बॉडी है ए और बी, एक का मास हमने एम ए मान लिया, मोमेंटम पी ए मान लिया और काइनेटिक एनर्जी को हमने के मान लिया। दूसरी बॉडी है जिसका मास हमने एम बी मान लिया और संवेग मोमेंटम पी बी मान लिया और काइनेटिक एनर्जी को हमने के बी मान लिया। दो बॉडी है हमारे पास, एक भारी मान लिया, एक हल्की मान लिया। उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि ये भारी और ये हल्की है, दो बॉडी अलग अलग है और दोनों के हमने ये मास मान लिया, संवेग मान लिया और काइनेटिक एनर्जी, तीनों चीज़ें इसकी मान लिया और इसकी मान ली, ठीक है। अब मान लो कि ए वस्तु का अपने को संवेग निकालना, तो संवेग का फार्मूला है मोमेंटम p इक्वल टू √2m के, तो ये p ए लिख देंगे, m ए लिख देंगे और k लिख देंगे, ए बॉडी
ए और बी इसलिए लिखते हैं कि दो बॉडी होगी, इसलिए ए और बी जनरल फार्मूला ये होता है पी इक्वल टू अंडर 2mb। जब दो बॉडी आ जाए तो ए और बी के द्वारा हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा 2m के बी के और पी बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर 2mb के बी। एक जगह भी लिख दो यहाँ। तो हमारे पास कंडीशंस क्या दे रखी, दो वस्तु का मोमेंटम समान है, मतलब दोनों वस्तु के समय बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पी ए इक्वल टू पी बी कर देंगे। पी ए इक्वल टू पी बी का मतलब दोनों के समय समान है, ये स्थिति हम अभी पढ़ रहे हैं। तो पी ए की जगह पी ए का मान रख दो, ये मान रख दो, पी बी की जगह पी बी का मान रख देंगे। अंडर रूट कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, एम ए के इक्वल टू एम बी के बी हो जाएगा। एम वाले टर्म से एक तरफ कर ले और के वाले टर्म से एक तरफ कर ले, इसको एम बी को नीचे ले आए और के ए को नीचे ले जाए। अब इससे देखो, यदि मान लो हमारे पास ये बॉडी बड़ी है, इसका मास ज़्यादा है, एम ए का मान एम बी से ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है एम बी भी बड़ी हो सकती है, हमने मान लिया कि एम ए जो है वो एम बी से ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, ये बड़ी हो रही छोटी मान लिया। तब इस स्थिति में क्या होगा, यदि एम ए का मान ज़्यादा होगा तो ये के नीचे आ रहा, उल्टा आ रहा। एम ए और के के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती, जिसको मतलब उल्टा रिलेशन, उल्टा होगा। यानी एम ए का मान यदि ज़्यादा है तो के का मान कम होगा, उल्टा होगा। और यहाँ देखो एम बी नीचे आ रहा और के बी ऊपर आ रहा, इनमें भी उल्टा रिलेशन है। यानी एम बी का मान क्या हमारे पास कम है तो के बी का मान ज़्यादा होगा, के बी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टा व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली रिलेशन होता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ए यहाँ आ जाए, ए यहाँ आ जाए, उल्टा आ जाए, बी आ जाए, उल्टा आ जाए, तो हमेशा उल्टा रिलेशन होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा, जिसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। यानी एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान कम होगा, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। और हमेशा एक दूसरे के उल्टे लिखे होते हैं, अपान में लिखे होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि ये बॉडी बड़ी है, इसका मास ज़्यादा है, यानी एम ए का मान ज़्यादा है एम बी से, तब क्या होगा, के बी, एम ए ज़्यादा है तो के बी भी ज़्यादा हो। ये अनुक्रमानुपाती, ऊपर वाले एक जैसे लिखना, एक बात नोट कर लेना, यदि एम ए ज़्यादा है तो के बी भी ज़्यादा होगा, एम बी कम है तो के बी कम होगा। ऊपर वाले एक जैसे लिखना है और ऊपर नीचे वाले एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। ऊपर वाले अनुक्रमानुपाती कहलाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक ऊपर और एक नीचे जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती कहलाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। तो किसी फार्मूले में किसी में इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है कि इसका मान बढ़ाएंगे तब क्या होगा, इसका मान घटाएंगे तब क्या होगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो हमारे पास में हमने एम ए को बड़ा माना, एम ए बड़ा होगा तो के बी बड़ा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान भी बढ़ेगा। एम बी को हमने छोटा माना के बी छोटा होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, एम ए ज़्यादा है तो के बी भी ज़्यादा होगा, तो के बी का मान बड़ा होगा के ए से, के बी का मान क्या हो जाएगा, के बी का मान बड़ा होगा के। इसका मतलब क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी दो बॉडी की यदि मोमेंटम यदि सेम है, समय समान है, तो जो हल्का पिंड होता है, जो हमने जिसका मास कम ले रखा है, उसको हल्की बॉडी माना, लाइट वेट वाला बॉडी माना, तो जो हल्का पिंड होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, इसकी जो गति ऊर्जा होगी छोटे पिंड की वो ज़्यादा गति करेगा, ध्यान रखना। तो इस केस से क्या निष्कर्ष निकला, यदि दो बॉडी है हमारे पास, उन दो बॉडी के मोमेंटम सेम है, दो बॉडी है हमारे पास और दोनों के मोमेंटम समय समान है, तब उस कंडीशंस में जो भारी बॉडी होगी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है, यानी वो कम गति करेगी, और जो हल्की बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी हल्की बॉडी की जो लाइट वेट बॉडी है जिसका मास कम है वो तेज गति करेगी, और जो भारी बॉडी होगी वो धीरे गति करेगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है उसकी एनर्जी कम होगी। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है, दो वस्तुओं के समय समान होने पर हल्की वस्तु की काइनेटिक एनर्जी भारी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी से अधिक होगी। कौन किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जो लाइट वेट है, स्वाभाविक है, जो जिसकी मास कम है वो तेज गति से गति करेगा, वो जो भारी है वो धीरे धीरे गति करेगा। सेकंड कंडीशन में ये है कि दो वस्तु की काइनेटिक एनर्जी यदि समान हो जाए, मान लिया कि दोनों की गति ऊर्जा समान है, पहले वाले में हमने समय को समान माना, मोमेंटम को, अब इसका उल्टा माने, काइनेटिक एनर्जी को समान माने, तो ए का मोमेंटम क्या हो जाएगा फार्मूला। अब के क्यों माना,
क्योंकि के दोनों में समान है, काइनेटिक एनर्जी क्या मान रहे हैं, समान, के भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि दोनों भी बराबर है, या अलग अलग थी इसलिए हमने के भी हमने माना था। हम हमने मान लिया कि दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, तो अब के और के भी नहीं लेना है, सिर्फ के द्वारा उसको हम प्रदर्शित करेंगे क्योंकि दोनों बराबर है। के यहाँ भी के लिखना, यहाँ भी के लिखना, पी अपान पी भी दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसके अपान ये लिखेंगे, इसके अपान ये लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, के से के भी कैंसिल हो जाएगा। अब इस फार्मूले से देखो पी अपान पी इक्वल टू अंडर रूट एम ए अपान एम बी आ रहा है। अब यहाँ देखो हमने एम ए को बढ़ा लिया, मास इसका ज़्यादा लिया, इसका मास ज़्यादा लिया, ये एम ए ऊपर आ और पी ए भी ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या होगा, यदि एम ए का मान अधिक होगा तो पी ए का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। यदि एम ए का मान इंक्रीज करेंगे तो भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर ऊपर आ रहा है, तो जब ऊपर ऊपर आ रहा है एक जैसे लिखना, और ऊपर नीचे आए तो उल्टा लिखना। तो यहाँ एम ए अधिक है तो पी ए भी अधिक होगा, यानी पी ए का मान अधिक होगा पी बी से। एम बी का मान क्या कम है तो ये पी बी भी कम होगा। एम ए अधिक है तो पी बी कम होगा, ये उल्टा होगा। ये इस तरह से उल्टे नीचे जो होता है ये अपने को अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। यहाँ से क्लियर कर लेना कि एम ए अधिक तो पी ए अधिक। क्यों? क्योंकि एम को मानो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए एम बी कम तो पी बी भी कम। ये नीचे नीचे वाले, ये ऊपर ऊपर वाले, दोनों एक जैसे लिखना। तो यहाँ से आपने क्या निष्कर्ष निकला कि पी ए बड़ा होगा पी बी से, यानी कहने का मतलब दो वस्तु की काइनेटिक एनर्जी यदि समान है, गति ऊर्जा यदि समान है, तब जो भारी पिंड जो होता है एम ए, ध्यान रखना एम ए को हमने भारी पिंड लिया, बड़ा मास लिया, वो क्या होता है हल्के पिंड के भारी पिंड का जो संवेग होता है वो क्या होगा, ये भारी पिंड पी ए बड़ा है पी बी से। इसका मतलब क्या होगा, भारी पिंड का संवेग ज़्यादा आएगा। भारी पिंड का संवेग क्या होगा, हल्के पिंड से संवेग से ज़्यादा होगा। ये कह सकते हैं हल्के पिंड का संवेग भारी पिंड के संवेग से कम होगा, उल्टा भी कह सकते हैं। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि मान लो दो बॉडी है जिसकी काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा समान है, तो उस कंडीशंस में जो भारी पिंड होगा उसका संवेग अधिक होगा और जो हल्का पिंड होगा उसका संवेग कम होगा। संवेग का मतलब उसका प्रभाव, मोमेंटम। मान लो भारी पिंड किसी से जाकर टकराएगा, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, उसका प्रभाव उस पर ज़्यादा गिरेगा। संवेग का मतलब ये होता है। और हल्का पिंड यदि किसी से टकराएगा तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव कम होगा। इसको हम संवेग बोलते हैं, मोमेंटम। यानी मास और वेलोसिटी का जो प्रभाव होता है उसको संवेग कहा गया। तो जो भारी पिंड होगा वो किसी से टकराएगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, वो जो हल्का पिंड होगा वो यदि किसी वस्तु से टकराएगा तो उसका प्रभाव कम होगा। तो ये इस तरह से संवेग का प्रभाव पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी दोनों एक जैसी गति कर रहे हैं, लेकिन भारी पिंड यदि किसी से टकराए तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, उसको मोमेंटम बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। और यदि वही दोनों एक जैसे जा रहे गति कर रहे हैं और यदि वो टकरा रहे किसी बॉडी से, तो जो हल्का पिंड होगा उसका प्रभाव उस पर कम होगा, उसका इम्पैक्ट, उसका मोमेंटम कम होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है। साथ में ये कॉम्पिटिशन के लिए पूछा जाता है कि जब किसी वस्तु का संवेग को हम n गुना कर देते हैं, मोमेंटम को हम n गुना करेंगे मान लो, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर गुना होगी। मान लो मोमेंटम को हमने 2 गुना करा तो गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आता है, ये पी स्क्वायर। मोमेंटम को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर आएगा। ये ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी यहाँ स्क्वायर आता है। तो मोमेंटम को यदि अपने एन कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितने जाएगी, एन स्क्वायर के रूप में आ जाएगी, एन स्क्वायर स्क्वायर के रूप। यानी संवेग को अपने दोगुना करा, डबल करा, तो गति ऊर्जा 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुनी हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना सकते हैं कि मैं आपको ग्राफ किस प्रकार से, किसका कौन सा ग्राफ प्राप्त होता है ये मैं अच्छी तरह समझाऊंगा, ताकि तुमको कंपटीशन के लिए जो ग्राफ से संबंधित JEE नीट में बहुत सारे ग्राफ पूछे जाते हैं, वो ग्राफ को हल करने में आपको देख के पता लगा लोगे कि इसका ग्राफ ये आएगा। तो अपना फार्मूला मालूम होना चाहिए, उस फार्मूले के आधार पर अपन पता लगा लेंगे कि इस फार्मूले से ग्राफ यदि खींचते तो इस तरह से ये ग्राफ प्राप्त होगा। सबसे पहला ग्राफ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा और वेलोसिटी के बीच में, वेग और गति ऊर्जा। तो गति ऊर्जा और वेग में क्या संबंध होता है, हमने यहाँ फार्मूला लिखा है गति ऊर्जा वेग, ये काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यदि मास को नियत मान लें, ये कांस्टेंट मान लें, द्रव्यमान को हमने नियत मान लें इसको,
कांस्टेंट को हटा देंगे क्या लगेगा, समानुपाती लग जाएगा, यानी के समानुपाती v स्क्वायर हो जाएगा। गति ऊर्जा गति वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। कब, जब ये मास को नियत मान लेता। ये वाली कंडीशन हम देख रहे हैं। तो m को हमने नियत मान लिया तो k समानुपाती v स्क्वायर हो जाएगा। तो k और v के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे, जब स्क्वायर आ जाए, ध्यान रखना ये स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में यदि कोई भी ग्राफ आता है तो इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ आता है, परवलय का ग्राफ ही आएगा। तो एक बार नोट कर लेना कि यदि एक तरफ एक घात का है, एक पावर का है यानी k है, और दूसरी तरफ यदि स्क्वायर आ जाता है कोई से पैराबोलिक, तो उसका ग्राफ पैराबोलिक है। इस तरह से ही ग्राफ बनेगा। अब फार्मूला मालूम होना चाहिए अपने को कि फार्मूले में क्या है। जैसे काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर आ रहा है, v स्क्वायर और इधर k आ रहा है, k और v स्क्वायर। तो इसका ग्राफ यदि हम खींचते हैं, मान अलग अलग लेके उसके ग्राफ यदि प्लॉट करते हैं तो हमेशा इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा। दूसरा हमारे पास में यदि हम मान लो कि k और p के बीच में यदि ग्राफ खींचते हैं, k और p देखो, k और p ये, इसमें भी देखो k और p यानी ये k और p, इसमें भी स्क्वायर आ रहा है, ये p इधर है k है, इसमें भी यदि स्क्वायर आ रहा है, इधर p स्क्वायर उधर k है, तो k और p स्क्वायर के बीच में यदि हम ग्राफ खींचेंगे, ये कांस्टेंट मान लेंगे, m को कांस्टेंट, m को इसमें भी कांस्टेंट मान रखा हमने, m को इसमें भी कांस्टेंट मान रखा। तो यहाँ पे यदि m को कांस्टेंट मान रहे तो k और p स्क्वायर के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, वो भी पैराबोलिक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो मान निकाल के अलग अलग जैसे ग्राफ को प्लाट करते हैं, तो ग्राफ में ध्यान रखना जब भी v स्क्वायर आ जाए, p स्क्वायर आ जाए और इधर k है, इधर भी k है, ये जनरल बता रहा हूँ मैं, इसी के लिए लागू नहीं हो, सबके लिए इस तरह से ग्राफ अपने को फार्मूले से पता लगाते आना चाहिए। फिर यदि तीसरा ग्राफ देखो, इसके बीच में k और m के बीच में, k और m के बीच में p को नियत रखते हैं। अब देखो k और m, ये वाला m को नियत रखेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, m को कांस्टेंट मान लिया, m को कांस्टेंट, तो p और k के बीच में क्या रिलेशन है, देखो यदि हमने p को कांस्टेंट मान लिया तो m और k के बीच में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यह मैं बता देता हूँ, p कांस्टेंट तो m k इक्वल टू कांस्टेंट, या m प्रोपोर्शनल k समानुपाती 1/m। इस m को नीचे ले जाए तो 1/m हो जाए, कांस्टेंट हटा के तो समानुपाती लगता है, क्या रखना, ये कांस्टेंट हटा के समानुपाती, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती उल्टे है। तो इस तरह से कोई उल्टा वाला रिलेशन आ जाए, व्युत्क्रमानुपाती वाला, इन्वर्सली वाला, तो उसमें जो ग्राफ बनता है इस तरह से ग्राफ बनता है। ध्यान रखना ये इन्वर्सली वाला है, ये स्क्वायर वाले दोनों, यदि स्क्वायर आ जाए तो इस तरह से बनाना, और इन्वर्सली आ जाए तो इस तरह से बनाना, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर, सब हो गया होगा कि स्क्वायर आए तो पैराबोलिक, दोनों में स्क्वायर आ रहा है पैराबोलिक, और यदि इन्वर्सली आ जाए तो इस तरह से ग्राफ बनता है, यानी इसका मतलब घटता जाता है, मास बढ़ा तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। चौथी स्थिति में देखो किसके बीच बना रहना, k और p के बीच में, k और p क्या है, k और p, m को कांस्टेंट मानेंगे, तभी इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, m को कांस्टेंट मानेंगे तो p अंडर रूट k आ जाएगा, p अंडर रूट k के बीच में ग्राफ ही खींचते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, p अंडर रूट k। तो जब भी इस तरह से ऊपर आ जाए तो ग्राफ हमेशा सरल रेखा ही आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सरल रेखा, समानुपाती में कोई सा फार्मूला हो, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, समानुपाती हटाएंगे तो p समानुपाती k आ रहा है, तो ऊपर आ जाए तो सरल रेखा आएगा, इसका सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगी, सरल रेखा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सरल रेखा आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में पैराबोलिक आएगा, और यदि स्क्वायर है तो इस तरह से पैराबोलिक बनाना, कोई से फार्मूला जैसे ओम्स लॉ मतलब बनाते v समानुपाती है, ऐसा बना v समानुपाती है, ये ओम्स लॉ होता है, 11वीं पढ़े 12वीं पढ़े ओम का नियम, 10वीं में पढ़ा हुआ तुमने ओम का नियम। तो v और i वोल्टेज और धारा के बीच में समानुपाती आ गए, और कहा कि इसका ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ हो गया समानुपाती, स्ट्रेट लाइन आती, सरल रेखा आती। तो ऐसे कोई सा फार्मूला दे दे और आपको पूछे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इस ग्राफ को हम आसानी से ज्ञान कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।